भारतीय संविधान, इसमें शुरुआत होती है संविधान सभा के गठन से। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था और उस दौरान अपना एक संविधान हो, इसकी मांग उठती रही। संविधान के विषय में मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है, बड़े इत्मीनान से आप उसको देख सकते हैं। किसी भी शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए एक संविधान की आवश्यकता पड़ती है। संविधान के अभाव में जेलिनेक ने कहा है कि अराजकता होगी, यानी एक व्यवस्था के लिए संविधान चाहिए। इसकी मांग भारतीयों के तरफ से उठती रही। सबसे पहले इसकी मांग बाल गंगाधर तिलक ने उठाई, तो उसके लिए एक संविधान सभा की आवश्यकता थी। तो आज का हमारा टॉपिक है संविधान सभा का गठन, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा का गठन। सबसे पहले इसकी मांग 1895 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें हम तिलक कहते हैं, स्वराज विधेयक की मांग की। स्वराज विधेयक 1895 में ये तिलक जी के निर्देशन में यह विधेयक तैयार हुआ, जिसमें सबसे पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग की गई। आप देखिए तो तिलक कितने दूरदर्शी थे कि 19वीं शताब्दी में ही उन्होंने एक संविधान सभा के गठन की बात की। ये उनके महान दूरदर्शिता को दर्शाता है। उसके बाद 1922 में महात्मा गांधी के द्वारा, उसके बाद में 1924 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा, और आगे चल करके 1936, 37, 38 से कांग्रेस अधिवेशनों में एम.एन. रॉय साहब ने औपचारिक रूप से इसकी मांग रखी। एम.एन. रॉय, मानवेंद्र नाथ राय, इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लोकप्रिय बनाया इस मांग को। और 1940 में ब्रिटिश सरकार ने भी कहा कि भारतीयों के लिए एक अपना संविधान होगा जो उनके द्वारा बनाया जाएगा। 42 में क्रिप्स मिशन ने भी कहा कि युद्ध के बाद, युद्ध का मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, एक संविधान का निर्माण होगा जिसे भारतीय स्वयं बनाएंगे। हालांकि अनेक कारणों से क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया गया और बाद में 1946 के कैबिनेट मिशन के तहत स्वीकार किया गया कि एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली आया और 16 मई 1946 को उसने अपनी योजना प्रकाशित की। 16 मई 1946 को अपनी योजना प्रकाशित की कैबिनेट मिशन ने, जिसमें एक संविधान सभा के गठन की बात की गई, प्रकाशित किया, जिसमें एक संविधान सभा के गठन की बात की गई और यह कहा गया कि एक संविधान सभा होगी जिसमें 389 मेंबर होंगे। कुल संख्या 389 होगी, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि होंगे। ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि 292, चार जो होंगे वो चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों के प्रतिनिधि होंगे। चीफ कमिश्नरी
क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि होंगे और 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधि होंगे। देसी रियासतों के प्रतिनिधि होंगे। तो ये हो गया 4 2 6 9 और 389 टोटल हो गए। 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि होंगे, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों के प्रतिनिधि होंगे, 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधि होंगे। कुल संख्या 389 तय की गई और यह तय किया गया कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि होगा और तत्काल की व्यवस्था में परिस्थितियों के अनुसार जिस तरह से सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे और तमाम समस्याएं थीं, आर्थिक व्यय ज्यादा होता, इन सब तमाम बातों को देखते हुए जनता द्वारा सीधा चुनाव की बात नहीं स्वीकार किया गया और यह कहा गया कि जो राज्यों में विधानमंडल हैं उनके माध्यम से प्रतिनिधि आए, देसी रियासत अपने प्रतिनिधि भेजें, यानी जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया गया, जिसकी चर्चा आगे हम करेंगे। और 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि की व्यवस्था किया गया। 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि की व्यवस्था किया गया, एक प्रतिनिधि। तो इस तरह से संविधान सभा का गठन किया गया। हालांकि आलोचना में बाद में आलोचना होगी कि सीधा प्रत्यक्ष निर्वाचन जनता द्वारा नहीं हुआ, जिसकी हम जवाब बाद में देंगे। अभी तत्काल समझिए, जिसमें मुख्य रूप से कांग्रेस के 208 और मुस्लिम लीग के जो है 73 मेंबर और बहुत सारे मेंबर आए, निर्दलीय आए, सब संख्या बनी। हम मुख्य रूप से 2 चर्चाएं करेंगे कि 2 पार्टियां उसमें मुख्य थी, मुस्लिम लीग और कांग्रेस। तो यह संख्या हुई। प्रांतों को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 समुदायों, विशेष करके मुस्लिम, सिख और सामान्य के आधार पर विभाजित किया गया था। 3 आधार पे इनको विभाजित किया गया था प्रांतों के सीटों का, मुस्लिम, सिख और सामान्य। हैदराबाद की रियासत ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए। अस्थायी अध्यक्ष, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न बार बार आता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष, तो ये भ्रम दूर हो जाए कि 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई संविधान सभा की। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। फिर 11 दिसंबर 1946 को बैठक हुई जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अस्थायी अध्यक्ष। तो ये बातें क्लियर हो जाएं कि अस्थायी और अस्थायी अध्यक्ष की। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष और राजेंद्र बाबू को, जिन्हें राजेंद्र प्रसाद को हम लोग राजेंद्र बाबू कहते हैं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उद्देश्य प्रस्ताव, यह उद्देश्य प्रस्ताव बड़ा ही महत्वपूर्ण है, भारतीय संविधान व्यवस्था के लिए रहा, जिसने संविधान के निर्माण पे बड़ा असर डाला, प्रस्तावना पे, उसके निर्माण पे। यह उद्देश्य प्रस्ताव भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की जो हमारी सोच थी, हमारी क्रियान्वयन था, हमारी झलक थी, हमारी विचारधारा थी भारतवर्ष की, उसका प्रभाव इस पर है। महात्मा गांधी जी के विचारों का प्रभाव है, भारत के महापुरुषों की विचारधारा का प्रभाव है, बहुत सारा प्रभाव इस उद्देश्य प्रस्ताव पे है। उद्देश्य प्रस्ताव बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा, जिसकी आगे हम चर्चा फिर करेंगे कि ये उद्देश्य प्रस्ताव बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने सर्वसम्मत से स्वीकार कर लिया। संविधान सभा ने सर्वसम्मत से स्वीकार किया। इस उद्देश्य प्रस्ताव बहुत ही महत्वपूर्ण है, जब हम प्रस्तावना पढ़ाएंगे तब भी इसका चर्चा होगी। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देशिका, जो आपको अच्छा लगे, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने सर्वसम्मत से स्वीकार कर लिया। यहां तक बात क्लियर हो गई। पहली जो बैठक हुई, इसमें 207 सदस्यों ने भाग लिया, पार्टिसिपेट किया, जिसमें मुख्य रूप से कांग्रेस के सदस्य थे। 207 सदस्यों ने पहली बार भाग लिया, और मैंने कहा था कि देशी रियासतों में हैदराबाद ने इसमें भाग नहीं लिया। इसमें बहुत बड़ी संख्या में महिला मेंबर्स भी शामिल की गई, महिला प्रतिनिधि, जिसमें मुख्य रूप से सरोजिनी नायडू, सुचित्रा कृपलानी, हंसा मेहता, लीसा रे, पंडित विजयलक्ष्मी पंडित जैसे तमाम महिला विभूतियों ने इसको सुशोभित किया। एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष, संविधान सभा का उपाध्यक्ष, और बी.एन. राव जी को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। तो बी.एन. राव जी को संवैधानिक सलाहकार और एच.सी. मुखर्जी को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार, बहुत ही महत्वपूर्ण ये पद हैं, उपाध्यक्ष के रूप में भी और बी.एन. राव साहब का संवैधानिक सलाहकार के रूप में। तो ये महिला सदस्यों की संख्या 15 थी, ये भी मैंने क्लियर कर दिया आपसे। संविधान सभा के निर्माण के लिए अनेक महान विभूतियों को शामिल किया गया, जिसमें मुख्य रूप से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, हमारे महाराजगंज के से एक बड़े नायक प्रोफेसर सिब्बन लाल सक्सेना। मैं पीएचडी के दौरान पंजाब गया था, तो वहाँ एक जीटी रोड जालंधर में देशभक्त यादगार मेमोरियल हॉल है, जहाँ क्रांतिकारियों के परिवारों की संपत्तियां बेच के उसको सभा को और लोगों की मदद से बनाया गया है। वहाँ लोगों ने मुझसे पूछा कि आप कहाँ से आए हैं, तो मैंने कहा कि मैं महाराजगंज सिब्बन लाल सक्सेना की धरती से आया हूँ। तो बड़ा सौभाग्य है कि हमारे महाराजगंज, जहाँ का मैं मूल रहने वाला हूँ, सिब्बन लाल सक्सेना, हालांकि गोरखपुर महाराजगंज पहले एक ही रहा, ने संविधान सभा में प्रतिनिधित्व किया। ये मेरे लिए हम सभी के लिए बड़े गौरव की बात है। संविधान निर्माण के लिए तो बहुत सारी ऐसी महान विभूतियां संविधान सभा में शामिल हुई। डॉक्टर जयकर, मणिलाल मुंशी, डी.पी. खेतान, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, बहुत बहुत बड़ी महान विभूतियों ने इस संविधान सभा को सुशोभित किया, पद को। संविधान सभा को उनका लाभ मिला, देश को उसका लाभ मिला, उनकी गौरव क्षमता, उनकी योगदान देश को प्राप्त हुए। तो अब मैं चर्चा करूंगा कि संविधान निर्माण के लिए अनेक समितियां बनाई गई। संविधान निर्माण के लिए अनेक समितियां बनाई गई, जिसमें पहली समिति थी समिति और अध्यक्ष। पहली समिति थी
संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। इस संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति, इसके भी अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल को एक में कर देना ही ठीक है। मेरे गुरुदेव प्रोफेसर सीवी सिंह साहब कहा करते थे कि नाम एक में लिखिए जवाहरलाल। तो संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, कोई नाम के कहीं मात्रा हो में अगर आएगी तो उसको मैं क्षमा चाहूंगा, क्योंकि हमारे देश की महान विभूतियां हैं, संविधान निर्माण में इनका बड़ा योगदान है। तो अगर किसी व्यक्तित्व के कोई कहीं किसी पाई बिंदी में अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष बनाए गए। प्रारूप समिति बड़ी ही महत्वपूर्ण रही, प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बनाए गए प्रारूप समिति के अध्यक्ष। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति। इस समिति के अध्यक्ष बनाए गए सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपको एक चीज और बता दूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को बारदोली सत्याग्रह के शानदार नेतृत्व के लिए इन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और एक चीज और बता दूं कि जब सरदार वल्लभ भाई पटेल के ही बड़े भाई साहब ने भी राष्ट्रीय आंदोलन में बड़ा योगदान दिया था, तो ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने ही भारत के पहले गृह मंत्री के रूप में भी कार्य किया, देश के कुछ बहुत बड़ा जोड़ने में कार्य किया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के मौलिक अधिकार उपसमिति, मौलिक अधिकार उपसमिति बनाई गई, मौलिक अधिकार उपसमिति, जिसके जेबी कृपलानी को अध्यक्ष बनाया गया। अल्पसंख्यक उपसमिति, अल्पसंख्यक उपसमिति, अल्पसंख्यक उपसमिति का अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी को बनाया गया। एच.सी. मुखर्जी, ये वही एच.सी. मुखर्जी साहब हैं जिन्होंने संविधान सभा के उपाध्यक्ष भी के रूप में भी कार्य किया। प्रक्रिया नियम समिति, प्रक्रिया नियम समिति, प्रक्रिया नियम समिति, राजेंद्र प्रसाद, प्रक्रिया नियम समिति, राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया नियम समिति, राज्यों के लिए समिति, राज्यों के लिए समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू
संचालन समिति, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष बनाया गया। तदर्थ राष्ट्रीय ध्वज समिति, तदर्थ राष्ट्रीय ध्वज समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया। तो ये रहा कि संघ समिति, शक्ति समिति के अध्यक्ष डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और संघीय संविधान समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष, प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलिक अधिकार उप समिति के जेबी कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति के एस.सी. मुखर्जी साहब संविधान सभा के उपाध्यक्ष भी थे। प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तथा तदर्थ राष्ट्रीय ध्वज समिति। तदर्थ राष्ट्रीय ध्वज समिति, क्योंकि एक प्रश्न अक्सर गलत हो जाता है कि कभी कभी कि इसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी साहब थे, जबकि सही यह है कि इसके तदर्थ राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया। ये भी क्लियर हो गया इतना। तो आगे चलें। अब संविधान निर्माण की जो समिति थी, बहुत महत्वपूर्ण समिति, बहुत सभी महत्वपूर्ण थी, लेकिन उसमें भी एक समिति बहुत ही महत्वपूर्ण थी, अति महत्वपूर्ण कह लीजिए, प्रारूप समिति। तो 29 अगस्त 1947 को 29 अगस्त 1947 को एक प्रस्ताव पास करके, इसको हिंदी में लिख देते हैं, हमारे बहुत सारे विद्यार्थी हिंदी मीडियम के हैं जिन्हें दिक्कत ना हो, मैक्सिमम हमारे विद्यार्थी हिंदी मीडियम के ही हैं। तो 29 अगस्त 1947 को एक प्रस्ताव पास करके, एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रारूप समिति, अभी मैं इसकी चर्चा इससे पहले किया हूं कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब थे। तो प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रारूप समिति का कार्य संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव द्वारा तैयार की गई संविधान के प्रारूप पर विचार करना था। प्रारूप समिति का कार्य संविधान सभा के सलाहकार बी.एन. राव द्वारा तैयार की गई प्रारूप पर विचार विमर्श करना था। बहुत ही महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति। बाकी सभी समितियां महत्वपूर्ण रही, ऐसा मत इसका भाव लीजिएगा कि कोई समिति महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन प्रारूप समिति उसमें भी अति महत्वपूर्ण रही। तो प्रारूप समिति के कुल 7 सदस्य रहे। 7 सदस्यीय ये व्यवस्था रही, जिसमें अध्यक्ष के रूप में, मैं इसके पहले भी चर्चा कर रहा हूं, फिर एक बार लिख दे रहा हूं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। भीमराव अंबेडकर, किसी की मात्रा को मैं पहले ही आपसे निवेदन कर लिया हूं, कहीं अगर मात्रा में त्रुटि होगी, क्योंकि बहुत विशिष्ट हमारे लिए ये लोग महापुरुष जैसे हैं। हम भारतीयों के लिए इन्होंने बहुत योगदान दिया है, हमारे हर तरह के भारतवर्ष की आज़ादी से लेकर हमारे उन्नति के लिए। तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, कहीं किसी के नाम की मात्रा में कोई त्रुटि हो, मैं प्रयास करूंगा ऐसा हो न। दूसरा, सदस्य के रूप में अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, और सदस्य के रूप में एन गोपालास्वामी आयंगर। एन गोपालास्वामी आयंगर। एन गोपालास्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर सदस्य के रूप में। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर सदस्य के रूप में। तीसरा नाम के.एम. मुंशी, डॉक्टर के.एम. मुंशी।
तीसरा, चौथा नाम डॉक्टर के.एम. मुंशी। चौथा नाम डॉक्टर के.एम. मुंशी। सदस्य के रूप में सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। छठा नाम एन माधवराव, एन माधवराव, एन माधवराव, जिन्होंने बी.एल. मित्र का स्थान ग्रहण किया। बी.एल. मित्र, बी.एल. मित्र की जगह पे इन्होंने स्थान ग्रहण किया था। बी.एल. मित्र जी ने त्याग पत्र दे दिया था स्वास्थ्य कारणों से। स्वास्थ्य कारणों से बी.एल. मित्र साहब ने त्याग पत्र दे दिया था और उनका स्थान लिया एन माधवराव ने। टी.टी. कृष्णाचारी, ये अंतिम नाम है, टी कृष्णाचारी, टी.टी. कृष्णाचारी, थोड़ा एक बार और लिख देते हैं, टी.टी. कृष्णाचारी। इन्होंने 1948 के डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद जगह लिया। जब 1948 में डी.पी. खेतान जी की मृत्यु हो गई के बाद इन्होंने स्थान ग्रहण किया। डी.पी. खेतान जी की मृत्यु के बाद इन्होंने स्थान ग्रहण किया। तो प्रारूप समिति ने 21 फरवरी 1948 को